हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम कर्नाटका स्टेट कोटा की बात करने वाले हैं। इससे पहले जब हमने काउंसलिंग प्रोसेस की बात की थी तो तब हमने एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस की बात की थी, बट आज हम स्टेट कोटे की बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले कर्नाटका स्टेट की बात करेंगे। कर्नाटका स्टेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको जानेंगे, साथ में वहां की फी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से सीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कौन से सीट्स के लिए डोमिसाइल स्टूडेंट सिर्फ एलिजिबल हैं और कौन कौन से सीट्स के लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, और इसके अलावा कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स हैं उसमें, उनके उनसे रिलेटेड एसोसिएटेड जो रूल्स है वो रूल्स क्या हैं, और किस तरीके से कर्नाटका स्टेट में पेनल्टी जो है वो चार्ज की जाती है। इन सभी चीजों पे आज हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले आ जाते हैं कर्नाटका स्टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। कर्नाटका स्टेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने के लिए हमें कर्नाटका स्टेट की सीट डिस्ट्रीब्यूशन को समझना जरूरी है। हमें पता है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस कर्नाटका में अवेलेबल है उनकी 50% सीट्स के अलॉटमेंट ऑल इंडिया कोटे के थ्रू होती है, बट जो रिमेनिंग 50% सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उनकी अलॉटमेंट कर्नाटका स्टेट अथॉरिटी करती है, कर्नाटका स्टेट कोटा के थ्रू होती है। सो 50% ऑफ द सीट्स जो है वो कर्नाटका स्टेट में आती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस भी हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट्स की अलॉटमेंट कर्नाटका स्टेट अथॉरिटी करती है, और डीम्ड जो है उस डीम्ड कॉलेजेस में 5 to 10% सीट्स हैं जिनकी जो कर्नाटका स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट में आती है, और बाकी जो सीट्स है वो आती है, वो उनकी अलॉटमेंट एमसीसी करती है, डीम्ड करती है। राइट, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, उनकी बात कर लें। गवर्नमेंट सीट्स एक तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल है, जो 50% सीट्स की हमने बात की। दूसरी, प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ सस्ती फीस के कॉलेज सीट्स हैं, जो जिसे हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं, या फिर जिसे हम जो है वो गवर्नमेंट सीट्स इन प्राइवेट कॉलेजेस कहते हैं, जिसे हम आंध्रा या तेलंगाना में कैट बी सीट्स कहते हैं। तो वो भी गवर्नमेंट में ही आएंगी। और तीसरी टाइप की गवर्नमेंट सीट जो है वो डीम्ड में, जो 5 to 10% गवर्नमेंट सीट्स जो है वहां के लोकल कैंडिडेट्स के लिए या जिन्होंने वहां से एमबीबीएस की है उनके लिए रिजर्व है, वो भी गवर्नमेंट सीट्स के अंडर ही आएंगे। सो गवर्नमेंट सीट्स के अंदर तीन तरीके के सीट्स आ गए, तीन तरीके के कॉलेजेस हैं, तीनों की कुछ कुछ जो सीट्स है वो गवर्नमेंट के अंदर आती है। राइट, अब जो गवर्नमेंट के अंदर आती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जब आप गवर्नमेंट में देखेंगे तो दो तरीके से की कैटेगरी है, एक जीएम जनरल मेरिट और एक जीएमएच जनरल मेरिट हैदराबाद कर्नाटका रीजन। तो जीएम कोटा जो है, जीएम कोटा के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने आइदर अपनी एमबीबीएस कर्नाटका से की है, और उनकी 10 इयर्स की स्टडी कर्नाटका से हुई है, इंक्लूडिंग 10th और 12th। या तो आपकी एमबीबीएस कर्नाटका से होनी चाहिए, तब आप वहां के गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल होगे, या तो फिर आपका बेसिक नेटिव स्टेट कर्नाटका होना चाहिए, और उसमें भी 10 इयर्स की स्टडी मिनिमम कर्नाटका स्टेट से हुई होनी चाहिए, जिसमें या तो 10th या तो 12th आपको मैंडेटरीली कर्नाटका स्टेट से पास किए हुए होने चाहिए या पास आउट होने चाहिए, तब आप वहां के जीएम कोटा सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। सिमिलरली, अगर आप जीएमएच कैटेगरी में, अगर आप वहां के लोकल कैंडिडेट हो और आप हैदराबाद कर्नाटका रीजन में आते हो जीएमएच कोटा के लिए, हैदराबाद कर्नाटका रीजन से बिलोंग करते हो, आपके पास हैदराबाद कर्नाटका रीजन का सर्टिफिकेट भी है, तो आप जीएमएच कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल होंगे। अब एक बात को समझिए, अगर आप जीएमएच कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो तो आप जीएम कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन अगर आप जीएम कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो तो जरूरी नहीं है कि आप जीएमएच कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो ये गवर्नमेंट सीट की एलिजिबिलिटी हुई। सिमिलरली, प्राइवेट की भी बात करेंगे, बट पहले गवर्नमेंट सीट की आगे फीस देख लेते हैं। गवर्नमेंट सीट की फीस की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस की 50% सीट होती है, एक प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ परसेंटेज होती है सीट्स की जो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है, स्टेट लोकल स्टूडेंट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट सीट्स के लिए दी जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ गवर्नमेंट सीट्स होती है, ये दूसरी हुई। और तीसरी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कुछ सीट्स जो है 5 to 10% वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए रखी जाती है, जो गवर्नमेंट सीट्स रहती है। तो जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी जो 50% सीट होती है उसमें
प्री क्लिनिकल की फीस 38,900 रुपीज है। पैरा क्लिनिकल की सीट्स 63,900 है और क्लिनिकल ब्रांचेस की सीट्स 1,13,900 है। आप कह सकते हो कि कर्नाटका स्टेट में जो प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी ये फीस है, उनमें जो क्लिनिकल ब्रांचेस है उनकी जो फीस है वो 1,13,900 है। दूसरी, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट सीट्स है, जो जैसा मैंने आपको बताया जीएम कोटे के अंदर प्राइवेट के अंदर भी कुछ गवर्नमेंट सीट्स होती है। उन गवर्नमेंट सीट्स की अगर फीस की बात करें उसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है, जीएम कोटा जीएमएच कोटा। आपका एमबीबीएस या तो कर्नाटका से हुआ होना चाहिए या तो फिर आपकी 1 to 10 की जो पढ़ाई है वो कर्नाटका से होनी चाहिए और 10th और 12th में एक जो है वो आपकी वहां से होनी चाहिए। तो उसके लिए जो प्री क्लिनिकल की फीस है वो 1,02,786 रुपीज है। पैरा क्लिनिकल की फीस है 1,90,070 रुपीज और क्लिनिकल की फीस है 7,13,780 रुपीज। यानी सेमी गवर्नमेंट की फीस जो है क्लिनिकल की वो 7,13,000 है। सिमिलरली डीम्ड की बात करें तो ये हमारी थर्ड सीट होगी। डीम्ड में भी कुछ 5 to 10% सीट्स जो है वो गवर्नमेंट कोटे के लिए है, स्टेट कोटे के लिए है। तो डीम्ड की बात करें तो टोटल 5 डीम्ड हैं कर्नाटका में जिसमें गवर्नमेंट कोटे को सीट दी जाती है। वो 5 डीम्ड कौन कौन से हैं? येनोपिया, जेएसएस मैसूर, केएस हेगड़े, केएमसी मणिपाल एंड केएमसी मैंगलोर। केएमसी मणिपाल और केएमसी मैंगलोर ये दोनों ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट जिसमें जो गवर्नमेंट की सीट तो दी गई है, गवर्नमेंट को सीट दी गई है, गवर्नमेंट सीट उसमें रखी गई है, बट उनकी जो फीस है ना वो ज्यादा है। वो डीम्ड की जो फीस है वही डीम्ड की फीस देनी होगी। मतलब अगर आप चाहो तो आप केएमसी की जो गवर्नमेंट सीट है वो आप ले सकते हो, लेकिन उस गवर्नमेंट सीट की जो फीस होगी वो डीम्ड के थ्रू जो सीट मिलती है उसकी जो फीस है, जैसे कि रेडियो वगैरह की 33 लाख है, डरमा की 30 लाख ऑलमोस्ट है, तो वो जो फीस है वो सेम फीस आपको देनी होगी। बट इसके अलावा जो 3 और कॉलेज हैं, जेएसएस मैसूर, केएस हेगड़े और येनोपिया, इनमें जो गवर्नमेंट सीट्स दी गई है उनकी फीस सेम 7,13,780 रुपीज है। तो ये हो गई तीनों तरह के कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट सीट्स होती है। अब आते हैं प्राइवेट सीट्स पे। हमें पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट्स की अलॉटमेंट कर्नाटका स्टेट अथॉरिटी करती है। अब जब हम प्राइवेट में आते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी किस तरीके से, उसमें भी 2 कोटा है, एक जीएमपी जनरल मेरिट प्राइवेट और एक ओपन। अब जीएमपी और ओपन की जो फीस है वो सेम है, जीएमपी और ओपन की फीस सेम है। डिफरेंस कहां पे है कि ओपन कैटेगरी का मतलब है कि ओपन कैटेगरी के लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी एलिजिबल है। मतलब अगर आपका डोमिसाइल कर्नाटका का नहीं है या आपने अगर एमबीबीएस भी बाय चांस कर्नाटका से नहीं किए, किसी और स्टेट से किए, तो भी आप ओपन कैटेगरी सीट्स के लिए एलिजिबल है। मगर जीएमपी में क्या डिफरेंस है ओपन और जीएमपी में? जीएमपी कोटे की सीट लेने के लिए आपको आपकी बेसिक डोमिसाइल कर्नाटका की होनी चाहिए। दैट मीन्स जो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था एलिजिबिलिटी की, आपकी डोमिसाइल, आपकी जो स्टडी है 1 to 10th या 1 to 12th तक में 10 इयर्स की स्टडी कर्नाटका की होनी चाहिए और उसमें 10th या 12th एक कोई आप जो है वो कर्नाटका से पास आउट किए हुए होने चाहिए, तब आप जीएमपी कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे जीएमपी कोटा वाले ओपन सीट्स ले सकते हैं लेकिन ओपन कैटेगरी वाले जीएमपी सीट्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और दोनों ही सीट्स की जो फीस है वो सेम है, 11,50,000, 12 लाख, 12,70,000, इसी तरीके से फीस है। सो जीएमपी और ओपन की फीस सेम है। डिफरेंस ये है कि ओपन सीट्स नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी ले सकते हैं या जिन्होंने एमबीबीएस वहां से नहीं की है वो भी ले सकते हैं, और जो जीएमपी सीट है वो सिर्फ वही स्टूडेंट ले सकते हैं जो जिन्होंने 1 to 10th की स्टडी अपनी कर्नाटका से की है, सिर्फ वही ले सकते हैं। ये हो गई प्राइवेट की। अब प्राइवेट में 2 और सीट्स है, एक एनआरआई और एक अदर्स। एनआरआई सीट और अदर्स सीट्स की जो फीस है वो सेम है। मतलब एनआरआई और अदर्स की जो क्लिनिकल की फीस स्टार्ट होती है वो 55 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है और ये अप टू 1 करोड़ 25 लाख तक चली जाती है। तो एनआरआई और अदर्स इन दोनों की फीस बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है? एनआरआई सीट्स लेने के लिए आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अदर सीट लेने के लिए आपके पास अगर एनआरआई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो भी आप अदर सीट ले सकते हो, बट आपकी बजट होनी चाहिए क्योंकि फीस उनके क्लिनिकल सब्जेक्ट की स्टार्ट ही 55,000 से होती है।
राइट। तो ये बात हुई प्राइवेट कॉलेजेस की। अब इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ओपन है, कोई भी ले सकते हैं। ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फीस की और किस तरीके से सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अब जान लेते हैं कि कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है। बेसिक 5 स्टेप प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होगी, सेकंड स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, विच इज योर थर्ड स्टेप। चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर रिजल्ट आएगी, फोर्थ स्टेप जिसमें अलॉटमेंट होती है, रिजल्ट आती है, और फिफ्थ स्टेप आपको जो भी कॉलेज मिलती है, फिफ्थ स्टेप में जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, उस कॉलेज में जाकर एडमिशन करना होगा। ये 5 बेसिक स्टेप हैं। अब ये 5 बेसिक स्टेप जो है वो एमसीसी की काउंसलिंग रूल से अलग है। किस तरीके से? कर्नाटका की रजिस्ट्रेशन जब भी स्टार्ट होगी तो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.kea.kar.nic.in, इसी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। आपको रजिस्ट्रेशन भी इसी वेबसाइट पे जाके करना है। कर्नाटका स्टेट की फॉर्म फिलअप जब आप करेंगे, सारी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे, मतलब एकेडमिक डिटेल्स फिल करेंगे, अपने जो स्टूडेंट की डिटेल्स है वो डिटेल्स फिल करेंगे। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपसे 3,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगा जाएगा। 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन और 3,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगा जाता है। सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको पे करने, कोई सिक्योरिटी अमाउंट आपको कर्नाटका स्टेट में पे नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी अमाउंट आपको कर्नाटका स्टेट में पे नहीं करनी है। रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो 3,000 के, वो 3,000 के रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपने पे कर दिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो है वो आपको चॉइस फिलिंग करनी है, लेकिन चॉइस फिलिंग से पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और कर्नाटका की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन मतलब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक फोटो, एक एक सेट फोटो कॉपी की, सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फोटो स्टेट लेकर के आपको बैंगलोर मल्लेश्वरम ऑफिस में जाना होता है, जो केईए की ऑफिस है। वहां सभी स्टूडेंट्स जाएंगे जिन्होंने भी अप्लाई किया है, उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहां पे होगी। उसके बाद फिर एक सिक्योरिटी की दी जाती है कि स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। उसके रिस्पेक्ट में एक सिक्योरिटी की दी जाती है। उस सिक्योरिटी की को लेकर के आपको वापस आना होता है अपने घर, और फिर चॉइस फिलिंग आपको करनी होती है। चॉइस फिलिंग के लिए एक लिंक आती है। उस चॉइस फिलिंग में आपको जो सिक्योरिटी की दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वो सिक्योरिटी की आपको उसमें फिल करनी होगी। जैसे ही चॉइस फिलिंग की लिंक आएगी, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे सिक्योरिटी पिन मांगेगा, सिक्योरिटी की मांगेगा। वो की आपको उसमें फिल करनी है। वो की आप फिल करोगे तभी जाकर के आपके लिए चॉइस फिलिंग ओपन होगी, फिर आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। और चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर जो अगली स्टेप है अलॉटमेंट रिजल्ट, वो अलॉटमेंट आएगी, रिजल्ट आएगी, और रिजल्ट जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिलती है उस कॉलेज में आपको जाकर के रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये ही 5 स्टेप प्रोसेस है। पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, सेकंड स्टेप है आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है केईए के ऑफिस में। बैंगलोर मल्लेश्वरम में आपको जाना है, जो केईए की ऑफिस है। वहां जाकर के सभी स्टूडेंट्स की ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। एक बार प्रॉपरली डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गई तो उसके बाद फिर आपको एक सिक्योरिटी पिन दी जाएगी। उस सिक्योरिटी पिन को यूज करना है आपको चॉइस फिलिंग के टाइम में। जब आप चॉइस फिलिंग ओपन करोगे तो आपसे वो सिक्योरिटी पिन मांगी जाएगी, इसलिए वो सिक्योरिटी पिन संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। उस सिक्योरिटी पिन को आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन में डालोगे, तब जाकर के आपकी चॉइस फिलिंग ओपन होगी। एक बार आपकी चॉइस फिलिंग हुई तब आप थर्ड स्टेप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकोगे। चॉइस फिलिंग आपने कर दी तो उसके बाद आपको लॉकिंग करनी होगी। आपने लॉकिंग कर दी, उसके बाद फिर अलॉटमेंट होगी, रिजल्ट आएगी, और अलॉटमेंट और रिजल्ट जब आएगी तो आपको ये पता लगेगा कि आपको कौन से कॉलेज में, कौन से कॉलेज में सीट मिली है। जिस भी कॉलेज में जो ब्रांच की सीट मिली है उसमें फिर आपको रिपोर्ट करनी होती है, उसमें फिर आपको एडमिशन लेना होता है। अब रिपोर्टिंग से पहले भी एक चीज होती है। जब आप रिपोर्ट करते हो ना तो यहाँ पे ऑप्शन एंट्री होती है। ऑप्शन एंट्री क्या? रिपोर्टिंग से पहले आपसे कंसर्न पूछी जाती है कि जो सीट आपको मिली है वो आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। आप लेकर अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। आप नहीं अगर लेते हो तो क्या आप राउंड 2 में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। इस तरीके से 4 चॉइसेस होते हैं। उसमें आपको कंसर्न देनी होती है। एक लिंक आएगी ऑप्शन एंट्री की। उस ऑप्शन एंट्री वो ऑप्शन एंट्री एक मैंडेटरी स्टेप है। उस ऑप्शन एंट्री में 4 ऑप्शन आएंगे। चॉइस वन में रहेगी डोंट वांट टू अपग्रेड। आपको सीट मिली, अब मान लेते हैं आपको सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज मिली। नाउ सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज मान लेते हैं कि मेरे लिए बेस्ट कॉलेज है, मैं उसी कॉलेज में
लेना चाहता हूँ, मैं अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहता, तो मुझे चॉइस वन को सिलेक्ट करना होगा। चॉइस वन का क्या मतलब है कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई करेंट सीट, आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर अपग्रेडेशन, मैं अपग्रेड नहीं करना चाहता, ये चॉइस वन। चॉइस टू में रहेगी कि मुझे जो सीट मिली है मैं उसको लेना चाहता हूं, बट उस पर एडमिशन लेने के साथ साथ मैं राउंड टू में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता हूं। I am satisfied with the seat. I want to take admission in the seat which I have been allotted in round one, but still I want to attend round two for upgradation. ये चॉइस टू हुई। फिर एक कैटेगरी रहेगी चॉइस थ्री की, मुझे सीट जो मिली वो मैं नहीं लेना चाहता, बट मैं राउंड टू में जाना चाहता हूं। जो मुझे सीट मिली, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट, आई वांट टू लीव दिस सीट, बट स्टिल आई वांट टू अटेंड राउंड टू काउंसलिंग। ये आपकी चॉइस थ्री रहेगी। और चॉइस फोर जो रहेगी वो रहेगी डोंट वांट, जो मुझे सीट मिली वो सीट मैं लेना भी नहीं चाहता और राउंड टू अटेंड भी नहीं करना चाहता। ये चार चॉइसेस रहेंगे। अब जिन भी स्टूडेंट को जो भी करना है, किसी स्टूडेंट को अच्छी सीट मिली, वो अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते, तो वो चॉइस वन को सिलेक्ट करेंगे। किसी स्टूडेंट को सीट अच्छी मिली है, वो एडमिशन लेना चाहते हैं, बट वो अपग्रेडेशन में भी जाना चाहते हैं, तो उनको चॉइस टू सिलेक्ट करनी है। किसी स्टूडेंट को सीट सीट मिली बट वो उस सीट से सेटिस्फाई नहीं है, उस सीट को वो नहीं लेना चाहते, बट वो राउंड टू अटेंड करना चाहते हैं, तो उनको चॉइस थ्री सिलेक्ट करनी है। और किसी स्टूडेंट को सीट नहीं मिली और वो राउंड टू में भी नहीं जाना चाहते, वो कंप्लीटली काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, बाहर आ जाना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो उनको चॉइस फोर करनी होगी। तो ये कंसर्न आपको देनी होगी। एक बार जब ये आप कंसर्न देंगे तो फिर आप राउंड टू के लिए एलिजिबल होंगे, फिर आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी राउंड टू में। अब जब राउंड टू में जब आप जाएंगे तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है राउंड टू की, कि राउंड टू में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होते। दैट मीन्स कि जिन्होंने राउंड वन में रजिस्ट्रेशन किया है सिर्फ वो ही स्टूडेंट राउंड टू के लिए एलिजिबल होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होती है। सो नो न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड इन राउंड टू, पहली बात। दूसरी बात, राउंड टू में, राउंड वन में अगर किसी ने चॉइस फिलिंग, राउंड वन में अगर किसी ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, बट रजिस्ट्रेशन किया है बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो वो राउंड टू में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाओगे, या जिन्होंने राउंड वन में जिनको राउंड वन में सीट मिली और वो राउंड टू अटेंड करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट को राउंड टू के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मल्लेश्वरम ऑफिस जाना होगा और वहां जाकर के अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। अब ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप सभी जमा करते हो वहां पे, उसके रिस्पेक्ट में वो आपको एक ये देते हैं, एक स्लिप देंगे कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स है, स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे हमारे पास सबमिट है। अब वो स्लिप लेकर के फिर आपको वापस आ जाना और फिर से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होती है। सो इस बात का ध्यान रखें कि कर्नाटका में राउंड टू में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लेते हैं, जमा कर लेते हैं वो, जिससे कि अगर आपको राउंड टू में सीट मिलती है और आप उसको नहीं लेते हो, अगर आपको राउंड टू में सीट मिलती है और आप उसको नहीं लेते हो, तो आपको 1 लाख रुपीज पेनल्टी देनी होगी, तभी जाकर के वो आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे। इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवा लेते हैं। अब इस बीच एक क्वेश्चन उठती है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स कर्नाटका में सबमिट हैं और हमें किसी और स्टेट में सीट मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे? तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कर्नाटका में सबमिट हैं और आपको किसी और स्टेट में सीट मिल जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है कर्नाटका। कर्नाटका में अपनी अलॉटमेंट लेटर दिखानी है कि हमें दूसरे स्टेट में, बाई चांस कि हरियाणा में या यूपी में या कहीं और सीट मिल गई है, आई वॉन्ट टू विड्रॉ फ्रॉम कर्नाटका काउंसलिंग। तो वो आपको वो अलॉटमेंट लेटर देख करके वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर देंगे और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओगे और जिस स्टेट में सीट मिली वहां पे जाकर के आप एडमिशन लोगे। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा कर दोगे, ये सेकंड स्टेप होगी। डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, थर्ड स्टेप। चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर से अलॉटमेंट आएगी और अलॉटमेंट आने के बाद फिर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको सीट मिल जाती है राउंड टू में और आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेते हो, तो फिर आपको 1 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब यहां पे जाकर के राउंड टू खत्म होती है। इसके बाद जब राउंड थ्री स्टार्ट होगी, तो राउंड थ्री में फिर न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड होते हैं। राउंड टू में न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होते हैं, बट राउंड थ्री में आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड वन या राउंड टू में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनको अगर ऐसा लगता है कि हमें कर्नाटक की काउंसलिंग अटेंड करनी है, तो वो राउंड थ्री में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने का मौका देती है कर्नाटक राउंड थ्री में, और उसके बाद फिर वो अपने जो है ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट करें, काउंसलिंग को अटेंड करेंगे। तो राउंड थ्री काउंसलिंग जो है कर्नाटक की, वो ऑफलाइन होती है। मतलब फिर से आपको मल्लेश्वरम के ऑफिस जाना होगा, वहां पे जाकर के बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ
एक-एक करके रैंक वाइज़ बुलाया जाएगा सभी स्टूडेंट को, वहाँ पे आपको जो है सो काउंसलिंग अटेंड करनी होगी, ऑफलाइन अटेंड करनी होगी, राइट? अब डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स कर्नाटका के सेम हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी पासिंग सर्टिफिकेट, एमबीबीएस डॉक्यूमेंट, वो सारे सेम हैं। एनओसी वनओसी सब सारी चीजें सेम है। बस एक चीज जो है वो कर्नाटका में अलग से लगती है और वो जरूरी है स्टूडेंट के पास होना। वो है कॉलेज रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। कॉलेज रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट क्या है? कुछ नहीं करना है आपको। आपने जिस कॉलेज से एमबीबीएस की है उस कॉलेज में जाना है। उसके लेटर हेड पे सिर्फ इतनी सी बात लिखवा लेनी है कि मैं एक्स वाई जेड या मैं गुलशन झा इस कॉलेज का स्टूडेंट हूं। आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीबीएस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज। इस कॉलेज से मैंने पास किया है और ये कॉलेज एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है। सिर्फ इतना सा पेन से लिखवा लेना है लेटर हेड पे और उस पे कॉलेज का स्टैंप होना चाहिए। सो वो जो है लेटर हेड, वो जो लेटर होगी वो आपकी कॉलेज रिकॉग्निशन का काम करेगी और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो इस चीज को या तो पहले ही निकाल के रख लें तो अच्छा रहेगा। सो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे। कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कॉमन डॉक्यूमेंट्स है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गई कर्नाटका की। सो गाइज, ये कंप्लीट प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर कोई डाउट आती है, कोई क्वेरी आती है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको करियर मीडिया से पेड सर्विसेज भी अवेल करनी हो तो भी आप दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायर कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि आपकी रैंक पे कर्नाटका में आपको सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती या फिर किस स्टेट में मिल सकती है, उस स्टेट में आपको कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।